वेलकम बैक। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जो हम बात करेंगे वह बात करने जा रहे हैं एक उपन्यास जिसका नाम है धरती धन्नापना। धरती धन्नापना यह उपन्यास लिखा गया है जगदीश चंद्र के द्वारा, और इसमें दलित जीवन की जो त्रासदी बताई गई है उसको हम आपके सामने लाए हैं कि इसमें क्या है। इसमें हम कथा वस्तु देखेंगे, प्रमुख पात्रों को देखेंगे, उसके बाद प्रमुख पंक्तियाँ भी हम इसमें देखेंगे। तो शुरू करें। शुरू करो अंताक्षरी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी कैसी है, हमने यह नया अपना कार्यक्रम चालू किया है कि हम उपन्यास, कहानी, नाटक, कला, कविता जो भी होगा उसको बताने की शुरुआत किए हैं, उसको बताने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों को पसंद आए, हो सकता है कि ना पसंद आए। हाँ, ठीक है, जैसा लगेगा। हमें खुद हो सकता है ना पसंद आए, लेकिन अलग अलग प्रयोग तो करते रहना चाहिए। चलिए देखते हैं। यह उपन्यास पंजाब के होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाहा गांव के दलित समाज पर केंद्रित है। हमारे पास टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, यही कॉपी है, कॉपी से ही हम बताएंगे, सुनाएंगे आपको कहानी। देखते हैं हमारी कहानी हमें पसंद आती है या दर्शकों को। इसका प्रकाशन सन 1972 में हुआ था। इस उपन्यास के केंद्र में घोड़ेवाहा गांव के दलित समाज की कहानी है। धरती धन्नापना 1972 में प्रकाशित, लेखक जगदीश चंद्र। और उपन्यास का आरंभ काली और ज्ञानों की प्रेम कहानी इसमें है। इसी के इर्द गिर्द यह उपन्यास घूमेगी। प्रमुख पात्र काली और ज्ञानों हैं। और पूंजीवादी सभ्यता किस तरह हरिजनों का शोषण करती है, मतलब चमारों का शोषण करती है, इसमें बताया गया है। उपन्यास का आरंभ काली और जो हरिजन है, मतलब चमार है, उसके 6 वर्ष बाद कानपुर शहर से घोड़ेवाहा लौटने से होता है। कानपुर में रहता है काली, और वह जब 6 साल बाद काम करके घर लौटता है, जो उसका गांव लौटता है। गांव का नाम है घोड़ेवाहा गांव। तो वहाँ पे लौटता है तो किस प्रकार से उसकी मनोदशा है। वह जाति से चमार है, हरिजन है। चमार हरिजन मतलब एक ही चीज़ है, गांधी जी ने यह नाम दिया था। तो फिर कैसे अंधविश्वास, मतलब किस प्रकार से उन लोगों के साथ बर्ताव होता है, इसकी कथा इसमें बताई गई है। काली की चाची अंधविश्वास की वजह से मृत्यु नंद सिंह का, उसकी मृत्यु हो जाती है अंधविश्वास की वजह से काली की चाची की। और नंद सिंह का बार बार धर्म परिवर्तन इसमें भी यह भी दिखाया गया है। पंडित संत राम का धार्मिक पाखंड और दम्भ, काली ज्ञानों का प्रेम संघर्ष की भी कथा इसमें बताई गई है। प्रेम संघर्ष और पूंजीगत द्वारा चमार आदि के लोगों को प्रताड़ित करना, अर्थात उनकी वेदना को इस उपन्यास के द्वारा चित्रित किया गया है। जगदीश चंद्र ने उपन्यास की भूमिका में लिखा है कि मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियों, उसके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज है। तो अब देखते हैं प्रमुख पात्र कौन कौन है इसमें, आइए देखते हैं। कथा वस्तु आपने समझ लिया। कथा वस्तु शॉर्ट, मतलब फ्लैशबैक में चलते हैं। फ्लैशबैक में कथा वस्तु यही है कि कथा वस्तु काली और ज्ञानों के बीच घूमती है। दोनों के प्रेम जो कथा है उसके इर्द गिर्द बुनी गई है। यही दोनों नायक नायिका हैं। प्रमुख जो यह उपन्यास है, इसकी कहानी के धरती धन्नापना जाति से चमार है, उसके ऊपर पूंजीपतियों द्वारा किस प्रकार से शोषण किया जाता है, दबाव डाला जाता है, यह इसमें बताया गया है। अंधविश्वास किस प्रकार से हरिजनों में फैला है, यह भी इसमें कथा बताई गई है। तो प्रमुख पात्रों में वही काली है, ज्ञानो मतलब उसकी प्रेमिका है, काली है, प्रमुख पात्र है, प्रतापी है, काली की चाची है, जस्सो ज्ञानों की माँ, मंगू ज्ञानों का भाई है, चौधरी हरनाम सिंह चौधरी साहब गांव के हैं, छज्जू शाह है, साहूकार बिशनदास है, डॉक्टर है, निहाली काली के पड़ोस की ताई है, जीतू की माँ है, जीतू काली की दोस्त है, प्रीतो पड़ोस की चाची है, निक्कू प्रीतो के पति है, मुंशी शिवराम गांव के मास्टर है, पंडित संतराम गांव के पंडित है, बंतु पिता चन्नाराम और ठाकुरी माता की पुत्र है, सिद्धू काली के चाचा है, अमरू निक्कू का बेटा है, दीनू गांव का कुम्हार है, लच्छो प्रीतो की पुत्री है, हरदेव हरनाम सिंह का भतीजा है, नाहर सिंह, इतने लोग आ गए। नाहर सिंह संता सिंह का भाई है, नंद सिंह जाति बदलने वाला मोची है, बाद में इसका नाम रामदसिया पड़ गया, पालो बूरा सिंह का लड़का है, ठाकरी नंद सिंह की पत्नी संता सिंह मिश्री बढ़ई है। ये सब प्रमुख पात्र हैं। मतलब अब कहीं पे भी कहानी कहीं बुनी जाएगी तो इर्द गिर्द तो पात्र रहेंगे ही, 2 4 6 8 10 12 15 16
प्रमुख पात्र कौन कौन है, यहीं पे कहानी बनती है कि प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो देखते हैं प्रमुख पंक्तियाँ। गोबर की तेज बदबू ने उसे चमादड़ी यानी कि हरिजनों की बस्ती को चमरौधी चमरौधा ये सब कहते हैं ना, चमादड़ी की बस्ती के निकट ही होने का संकेत दिया। चाची ने काली की आवाज़ को पहचानते हुए स्नेह और आश्चर्य भरे स्वर में कहा जैसे उन्हें विश्वास न आया हो। फिर उसने काली के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे ऊपर उठाया और उसका माथा चूमकर बोली, रख साइयाँ दी। चाची काली से ये बोली, आज तेरा बाप जिंदा होता तो तुम्हें देखकर कितना खुश होता। उसने तो तुम्हें जी भर कर देखा भी नहीं था कि मौत ने आ घेरा। तेरी माँ को प्लेग खा गई, तेरे चाचा चप्पे गिन गिन कर तुम्हें पाल पोस रहा था, लेकिन उसे भी हैजर ने खा लिया। तुम्हें तो शायद उसकी सूरत भी याद ना हो। सारे खानदान की तू ही तो एक निशानी है। चाची काली से, चौधरी एक बार ही इसका खात्मा कर दें, रोज रोज का कलेश तो मिट जाएगा। किसी की फसल कट जाए तो चोर जीतू, किसी का कोई नुकसान हो जाए तो जिम्मेदार जीतू। यह निहाली चौधरी से बोली। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। पंक्तियों के माध्यम से ही हमें पता चलेगा कि आखिर इसमें है क्या कहानी, क्या कथा कहती है, किस प्रकार से कथा बुनती है। निहाली जीतू की ओर संकेत करते हुए बोली, काली देख चौधरी ने इसका क्या हाल किया है। नाक को हाथ लगाती हूँ तो तड़प उठता है। भला इसने चौधरी का क्या बिगाड़ा था जो इसे पुलिसियों की मार मारी है। पुलिस लोगों ने इतनी मार मारी है। पूरा साल उसकी बेगारी करता रहा और इस सारी मेहनत का यह नतीजा दिया है। निहाली काली से बोलती है, काली 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 माई तूने इसे सिर चढ़ा रखा है, उठा इसे, बेकार खाड़ तोड़ रहा है। अगर बात थाने तक पहुंच गई तो मार मार कर इसे दिन में ही सूरज तारे दिखा देंगे। चौधरी के खेत में बाढ़ लगाई जा रही है, इसे कहा वहाँ चल ले जाए, चौधरी खुश हो जाएगा। मंगू निहाली से, छप्पड़ सबका साझा है, छप्पड़ सबका साझा है। क्या क्या कमीना, क्या चमार, क्या जाट, क्या महाजन, जितना जी चाहे मिट्टी खोद लो, लेकिन इतना ख्याल रखना कि कहीं बहुत गहरा गड्ढा ना बन जाए। पारसार ऊंचे मोहल्ले के पूर्ण सिंह ने वहाँ परसाल मतलब परसाल, यह पंजाबी भाषा है, थोड़ा थोड़ा इसमें पंजाबी का पुट है। परसार ऊंचे मोहल्ले के पूर्ण सिंह ने वहाँ कुआं सा खोद दिया था। बरसात में छज्जू शाह की भैंस उसमें ऐसी फंसी कि उसे बलियां देकर निकालना पड़ा था चौधरी काली से। शरारत पहले भी होती है लेकिन लोग चुपचाप सहन कर लेते थे। मैं उस समय चुप नहीं रह सकता जब पानी सिर से गुजरने लगता है। आगे देखते हैं आगे इसमें क्या क्या है। मैं तो ज़मीन के इस टुकड़े को भी जायदाद नहीं समझता, मैं तो सिर्फ मलबे का मालिक हूँ, काली चौधरी से कहता है। ब्याह के बिना ज़िंदगी भी सोलगती लकड़ी की ही तरह है जिसमें से सिर्फ धुआं निकलता है। वह आँखों में आंसू तो ला देता है लेकिन गरमाइश नहीं पहुंचाता। मिस्त्री काली से, हाँ वैसे सही बात है कि ब्याह के बिना लकड़ी सुलगती हुई जैसे धुआं है, तो हम लोगों की भी तो ज़िंदगी वैसे ही है, ना पत्नी है ना पत्नी है। मैं ब्याह के बिना ज़िंदगी हूँ। वहीं जो कुत्ते का कुतिया से होता है, काली का रन मतलब पत्नी, वह जो अपनी ब्याहता है उसे सिर पर चढ़ाओ या पाँव के नीचे दबाओ, कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन पराई जनानी मतलब स्त्री, पराई स्त्री मुँह जोर घोड़ी की तरह होती है, पता नहीं कब बिदक जाए। संता सिंह काली से, बहुत अच्छा किया बेटा, ईसा मसीह की भी यही तालीम है कि पड़ोसियों के साथ शांति से रहो। आसमानी किताब में लिखी हुई बातें सदा सच होती हैं। पादरी काली से, कभी कभी मैं आप लोगों के मोहल्ले में जाता हूँ, ईसा मसीह का भी यही हुक्म है। वैसे भी गरीब आदमी परमात्मा के ज़्यादा नज़दीक होता है। अंजिल पाक में लिखा है, ऊँट का सुई के सुराख से गुजर हो सकता है लेकिन धनवान का स्वर्ग में गुजर मुमकिन नहीं है। पादरी काली से, तू जब भी मुंह खोलता है तो तेरी काली जबान पर मार्क्स और लेनिन का नाम होता है, और जब यह पादरी बोलता है तो एक ही आवाज़ निकलती है, वह भी अंजिल और ईसा मसीह की। महाशय बिशनदास से, पूंजीपति यह कभी नहीं चाहते कि मजदूरों में एकता हो। मुतवाजी यूनियन बनाना भी एक इम्पोरियलिस्ट चाल है, मजदूरों के इत्तेहाद तोड़ने की। बिशनदास काली से, इसे समझ में नहीं आएगा उतना ज़्यादा हमें लग रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो समझ में
कथा वस्तु पहले ही हमने बता दिया कि इसमें क्या क्या है। फिर इसमें हम प्रमुख पंक्तियाँ देख रहे हैं, क्योंकि पूरा तो आपका 300-400 पेज होगा, उतना लंबा कैसे बताया जा सकता है। सिख बन जाने का मतलब यह तो नहीं है कि चमार नहीं रहा, धर्म बदलने से जात तो नहीं बदल जाती। फिर भी एक आपको हाईलाइट में, जैसे क्रिकेट मैच होता है ना 3 घंटे का, हाईलाइट 15 मिनट, इसी तरह इस उपन्यास को पूरा लगातार पढ़ने जाएंगे तो 5-6 घंटे, हाईलाइट 10 मिनट। संत सिंह नंद सिंह से, जिस तरह बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, उसी तरह बड़ा तबका छोटे तबके के एक्सप्लॉइट करता है, मतलब खा जाता है, एक खा नहीं जाता है, मतलब उस पर दबाव डालता है, यानी उसकी मेहनत का फल उसे नहीं खाने देता बल्कि खुद खा जाता है। इसी से क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष से पैदा होता है। लेकिन मार्क्सवादी इनकलाब से यह तबका खत्म हो जाएगा और प्रोलेतारिया का बोलबाला होगा बिशनदास काली से। अगली पंक्ति है, तू क्या समझता है कि ईसाई बनने से उसका हुलिया बदल जाएगा? सब मजहब फरेब है, अमीरों और पूंजीपतियों ने आम लोगों को लूटने और उन्हें गुमराह करने के लिए ये सब ढकोसले खड़े की है। बिशनदास बंतु से, हम चमार हैं चौधरियों के कमीन, आप चौधरी हैं हमारे मालिक, आप जो भी दंड देंगे जिसको भी देंगे वह उसे कबूल करना होगा, उसे नदी में रखकर मगरमच्छ से पैर नहीं रखा जा सकता। यह बाबे फत्तू चौधरियों से कह रहे हैं। अगला कथन है कालिदास, दरअसल सारी खराबी कैपिटलिस्ट सिस्टम की है, हमारे देश में तो हालत और भी गंभीर है। यहाँ अभी पूंजीवाद भी पूरी तरह नहीं आया, दुनिया समाजवाद की तरफ बढ़ रही है और हम अभी तक जागीरदारी के चक्कर में फंसे हुए हैं। बिशनदास काली से। शास्त्रों के अनुसार क्या बात है? शास्त्रों के अनुसार बलि का फल केवल उसे मिलेगा जो सामग्री पर नामा पैसा खर्च करेगा। मान लो ख्वाजा पीर को दया आ गई, और उन्होंने बलि स्वीकार कर ली तो उसका सारा फल बूटा सिंह को ही मिलेगा, सारा गांव चौबुर्द हो जाएगा, सिर्फ बूटा सिंह का ही घर बार बचेगा। संतराम पालो से, सुबह तक का बाढ़ जोर खत्म हो गया, लेकिन खेतों में चारों ओर पानी भरा हुआ था। मिट्टी नरम हो जाने से मक्की की फसल जमीन पर बिछ गई थी। खेतों में बल खाती हुई पगडंडियों और रास्ते पानी में डूबे हुए थे। जहाँ तक नज़र जाती थी हरियाली के नीचे बिछी हुई पानी की चादर कहीं मैली और कहीं चमकदार दिख रही थी। हम पहुंच चुके हैं आखिरी पंक्ति पे। पूंजीपति और जमींदार हमेशा से मेहनत कश और प्रोलेतारी तबके पर जुल्म करते आए हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते आए हैं। लेकिन जब प्रोलेतारी तबके में इनकलाबी स्पिरिट जाग उठती है तो वह बाढ़ बनकर इन ताकतों को तिनकों की तरह बहा ले जाती है। बिशनदास काली से। तो यह उपन्यास खत्म हुआ। धरती धन अपना, जगदीश चंद्र माथुर, 1972 में लिखा गया। ज्ञानी कालो की प्रेम कथा का इसमें मुख्य रूप से वर्णन है। जाति से चमार है काली, और 6 वर्ष बाद कानपुर से आता है। फिर देखता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं बचा, धीरे धीरे एक एक करके सब लोग मरते चले जाते हैं, उसका प्यार भी उसे नहीं मिल पाता। तो फिर वह लौट पड़ता है कानपुर में ही, आखिर के जीवन में वो कानपुर में चला जाता है। तो यह उपन्यास की कथा वस्तु रही। आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। क्या आप चाहते हैं कि इसको सारांश को और सारगर्भित तरीके से लिया जाए तो वह भी बता दीजिए, वैसा जैसा होगा वैसा लाया जाएगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए।